लोकतंत्र और मीडिया का मौजूदा परिदृश्य विषय पर अपनी बातचीत रखते हैं पूर्वलेश। भाई इंद्रजीत जी और यहाँ उपस्थित जितने मित्रगण हैं, आप सबका मैं आभारी हूँ कि आपने शहीद जसवीर सिंह स्मृति व्याख्यान में मुझे आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए। और ये बात सही है कि जसवीर जी की तरह मैं भी एक ज़माने में लेफ्ट स्टूडेंट मूवमेंट से मैं जुड़ा था। इसको मैं कभी छुपाता नहीं और इस पर मुझे गर्व भी है। लेकिन जर्नलिस्ट जब मैं 1983 में बना तो ये भी सही है कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जर्नलिज्म और लेखन यही मेरे जीवन का प्रमुख कर्म बना। और मैं किसी पार्टी, किसी पोजीशन, किसी राजनीतिक धारा के साथ कभी नहीं रहा। मैंने कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी, लेफ्ट से लेकर सेंट्रिस्ट तमाम राजनीतिक दलों की आलोचना की। जहां मुझे लगा कि इनकी आलोचना जरूरी है, जहां प्रशंसा लगी कि भाई इनको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वहां एप्रिशिएट भी किया। तो पत्रकारिता को मैंने एक जनता के परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव से मैंने देखने की कोशिश की है। ये बात मैं बस जोड़ना चाहता था और मुझे कुछ नहीं कहना है अपने बारे में या अपने मौजूदा प्रसंग को लेकर। 3 तारीख को जो हम लोगों के साथ हुआ उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। दरअसल आज जो विषय मुझे दिया गया है बोलने को, लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र और मीडिया, यही है। तो मैं इसी पर अपनी बात केंद्रित करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं जो बात कहूँगा आप लोगों के मन में जो भी सवाल उठेंगे उनका भी जवाब मैं कोशिश करूँगा देने की। तो इसलिए केवल एक आलाप नहीं हो, एक आलाप के बजाय संवाद हो, तो मैं अपनी बात अब रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके कुछ बुनियादी आधार जरूर होते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रेस फ्रीडम के कुछ आधार होते हैं। अब ये महज संयोग नहीं है कि जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, वहां प्रेस फ्रीडम भी बहुत मजबूत है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जहां जहां लोकतंत्र कमजोर हुआ है वहां प्रेस फ्रीडम भी कमजोर हुई है। मैं शुरुआत यहीं से करता हूं कि आखिर ये क्यों है और तब मैं अपने भारत की परिस्थितियों पर आऊंगा। अभी मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं और आप लोगों में से बहुत सारे लोग, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर दे रहा हूं एक अपने व्याख्यान की का आधार एक रखने के लिए। अभी भारत में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें इंडिया जो है अपना मुल्क 161 पायदान पर है 180 मुल्कों की। 180 मुल्कों में अपना देश 160वें स्थान पर है। 2005 में कितना था? 2005 में ये 105वें स्थान पर था, यानी 180 मुल्कों में 105वें स्थान पर था 2005 में, और 2023 में हो गया 161वें स्थान पर।
ये जो 2004 और 3 के बीच में ये 120वें स्थान पर था। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि 2005 और 6 के बीच में 105वें स्थान पर आ गया और 2003 और 4 के बीच में 120वें स्थान पर था। यानी स्थितियां जो भारत में प्रेस फ्रीडम की थी वो अब सडन 2 सालों में चेंज हो गई जब यूपीए रिजीम आई। अब मैं यूपीए रिजीम का तो आलोचक रहा हूं, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने यूपीए रिजीम की भी आलोचना की है जमकर अनेक मुद्दों पर। लेकिन ये सच है कि यूपीए रिजीम में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो बनाते हैं भारत के लोग नहीं, ज्यादातर विदेशी लोग होते हैं और रिसर्च के आधार पर बनाते हैं, आंकड़ों के आधार पर बनाते हैं। उन्हीं उस ग्लोबल इंडेक्स में बताया गया कि भारत जो है उसमें सुधार हुआ है यूपीए बनने के दरमियान या यूपीए बनने के बाद। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, शासकों का राजनीतिक मिजाज अपेक्षाकृत डेमोक्रेटिक होता है, तो प्रेस फ्रीडम भी, प्रेस की स्थिति भी, मीडिया की स्थिति भी बदलती है। यानी लोकतंत्र और मीडिया को आप अलगा नहीं सकते, दोनों का एक गहरा रिश्ता है। प्रेस फ्रीडम वैक्यूम में यानी किसी शून्य में प्रेस फ्रीडम इमर्ज नहीं होता। प्रेस फ्रीडम के लिए कुछ बुनियादी आधार और जनतंत्र के लिए भी कुछ बुनियादी आधार है। तो इन्हीं दोनों चीजों पर मैं आज आपसे बात करूंगा। देखिए, अभी जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है 2023 का, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का, ये इंडेक्स कुछ महीने पहले आया है। इसमें भारत जो है 108वें स्थान पर है, 108वें स्थान पर। हम भारतीय अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि पड़ोस का पाकिस्तान 110वें स्थान पर है, यानी वो हमसे भी बुरे हाल में है डेमोक्रेसी के, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के इंडेक्स में। लेकिन दुखद यह है कि भारत जो है तंजानिया, बोलिविया, मैक्सिको और सिंगापुर से काफी नीचे है। और ये वे मुल्क हैं जो डेमोक्रेसी के आइडियल नहीं है, डेमोक्रेसी के शानदार मॉडल नहीं है। अगर इंडेक्स देखा जाए तो यूरोप के बहुत सारे मुल्क, जिसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ये मुल्क जो हैं डेमोक्रेसी के इंडेक्स में सबसे बेहतर है। अमेरिका भी बहुत पीछे है। मुझे लगता है आप देख लीजिएगा गूगल करके, 50वें या 60वें स्थान पर होगा अमेरिका। लेकिन डेमोक्रेसी जिन मुल्कों में बेहतर है, जिनको आप अपनी भाषा में, आप लोग मार्क्सवादी लोग, जो बहुत सारे लोग बैठे हो सकते हैं यहाँ, वो लोग जिनको बुर्जुआ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन हम उसको डेमोक्रेसी कह रहे हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे। तो जो यूरोपियन मॉडल है डेमोक्रेसी का, जिसमें जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह, ये बेहतर परफॉर्म लगातार करते आ रहे हैं। आज से नहीं, जब से इंडेक्स बनाने की शुरुआत हुई, और इंडेक्स यकीनन बेहतर ढंग से बनता है, काफी ऑब्जेक्टिवली बनता है। अब इंडेक्स जो है कई बार भारत सरकार चुनौती देती है कि साहब हम इसको नहीं मानते, तो आप तय कर लीजिए कि आप विश्वगुरु हैं, आप ही घोषित कर दीजिए कि आप सब सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आपके विश्वविद्यालयों का हाल ये हो गया है, वो भी इंडेक्स बनता है यूनिवर्सिटीज का। दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज का भी एक इंडेक्स बनता है, जिसमें भारत जो है 100 जो महान विश्वविद्यालय दुनिया में है, उसमें आज तक भारत नहीं आ पाया, 100वें स्थान पर भी नहीं। तो ये जो स्थितियां अपने मुल्क में हैं वो बहुत ही भयानक हैं, और हम उन मुल्कों से भी पीछे हैं जहां पर ऑटोक्रेसी एक जमाने में काफी मजबूत थी। अभी इंडिया के बारे में जो नया जो इंडेक्स आया है, ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसकी बात मैं कर रहा था, इसने इसको निरंकुशता की तरफ उन्मुख डेमोक्रेसी कहा है, यानी ऑटोक्रेसी की तरफ लुढ़कता हुआ लोकतंत्र कहा है भारत को। और एक दूसरा जो इंडेक्स आया है अभी हाल में, EIU का, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये लंदन हेडक्वार्टर इनका है, और दुनिया के बहुत सारे मुल्क इसके मेंबर हैं, और उसके रिसर्च के आधार पर ये बनाते हैं। इसमें इंडिया 167 कंट्रीज में 53 केवल पोजीशन पर है। वो शायद इसलिए 53 पोजीशन पर है क्योंकि ये बहुत सारे मुल्कों को
मानते ही नहीं कि वो डेमोक्रेटिक है। तो जिन मुल्कों में इलेक्शन ज़्यादा टाइम से होता है, 5 साल या 6 साल जो भी उनका समय है, उसी के आधार पर ये लोग तय करते हैं इस इंडेक्स के लोग, इसलिए यहाँ इंडिया 53 पोजीशन पर रखा गया है। अब मेरा ये कहना है, ये तो आंकड़े की बात हो कि आखिर हमारे मुल्क में ये परिस्थितियां क्यों हैं कि हम डेमोक्रेसी के इंडेक्स में नीचे हैं और निरंकुशता की तरफ लुढ़कते हुए लोकतंत्र हैं। प्रेस फ्रीडम के मामले में हम लगातार नीचे गिर रहे हैं। हमने आपको बताया कि 105 था 2005 में और 2023 में हम 161वें पोजीशन पर आ गए हैं और मुझे यकीन है कि 2024 में पहुंचते पहुंचते हम कहां जाएंगे, शायद दुनिया के बहुत कम मुल्क होंगे जो हमसे ज्यादा बुरी स्थिति में हो, हम वहां पहुंचने जा रहे हैं। और अभी जो यकीनन जो ये केस सामने आई है, इसने तो इंडिया की मीडिया फ्रीडम की इंडेक्स को ये और ज्यादा नीचे गिराने का काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका एक रोल, इसका इस घटना का भी एक प्रसंग आएगा, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्वयं चूंकि एक विक्टिम हूं, तो मुझे सार्वजनिक मंच से मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं कुछ कहना है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये क्या कारण है कि भारत का संविधान, जो दुनिया के बेहतरीन संविधानों में एक माना जाता है, इस संविधान के रहते हुए आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? ये सवाल आज का बहुत बुनियादी सवाल है। दुनिया में अनेक मुल्क हैं जिनके पास संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, और दुनिया में अनेक मुल्क ऐसे हैं जिनके पास संविधान तो है लेकिन बहुत छोटा, पतला, बहुत दुबला पतला संविधान है। लेकिन इसके बावजूद उनके यहाँ डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है, उनके यहाँ समाज बहुत सुसंगत है। ये क्यों ऐसा है? इसके कारणों की तफसील या इसकी पड़ताल में जाने से पहले मैं एक चीज जरूर बताऊंगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे बैठकर अपने कुछ पुराने साथी, तो इस देश के दूसरे कई हिस्सों की चर्चा हम लोगों ने की अभी कुछ ही देर पहले। देखिए, ये देश वाकई एक महादेश की तरह है। महाद्वीप भले न हो लेकिन महादेश तो है। एक ही मुल्क में इतनी सारी असमानता है, इतनी विषमता है, इतना असंतुलन है और इतना वैविध्य है, डाइवर्सिटी है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी छात्र ने अभी कहा कि हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में या इवन दिल्ली में अगर कोई मंत्री किसी कार्यक्रम में आता है तो उसके पीछे बहुत सारी भीड़ रहती है, सिक्योरिटी रहती है, साइड हो जाती है, गाड़ियां रहती हैं, और जैसे ही वो स्पीच देकर जाता है सारी की सारी भीड़ चली जाती है, बच जाते हैं वे लोग जो सचमुच श्रोता होते हैं। लेकिन आप इसी देश में जाकर देखिए, केरल में, इवन तमिलनाडु में भी देख लीजिए, तमिलनाडु में थोड़ा केरल जैसा नहीं है लेकिन फिर भी, इवन कर्नाटक में भी देख लीजिए। मुझे इन राज्यों में जाने का मौका मिलता रहा है, शायद हिंदी के मैं उन कुछ सौभाग्यशाली पत्रकारों में हूं जिन्हें मुझे सौभाग्य देने के लिए नहीं बल्कि मुझे दुर्भाग्य देने के लिए मुझे हमेशा दक्षिण में चुनाव के दौरान भेजा जाता रहा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं शंट किया जाना। तो मुझे अक्सर संपादक गण जो होते थे हिंदी के, जिन बड़े अखबारों में मैंने काम किया, वो मुझे शंट करने के लिए दक्षिण भारत भेज देते थे कि जाओ, तुमको यूपी नहीं देंगे, तुमको बिहार नहीं देंगे, तुमको मध्य प्रदेश नहीं देंगे, तुम्हें रिपोर्टिंग करने के लिए हम ऐसी जगह देंगे कि हिंदी अखबार में थोड़ा सा छपेगा। तो मुझे कर्नाटक कभी भेजा जाता था, कभी केरल भेजा जाता था, कभी तमिलनाडु भेजा जाता था, और दलील ये दी जाती थी कि तुमको चूंकि अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है तो तुम वहां जाओ, रिपोर्ट करो। अब मेन स्ट्रीम का जो भी हिंदी अखबार का संवाददाता है या सहायक संपादक है, उसको तो मन रहता है ना कि यूपी बिहार कवर करें, मध्य प्रदेश कवर करें, हरियाणा कवर करें, राजस्थान कवर करें। मुझे कभी नहीं दिया जाता था, जबकि मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एनीवे, जब मैं बिहार में पोस्टेड था, भारत टाइम्स में उन दिनों बिहार कवर किया, लेकिन दक्षिण जो भेजा जाना मेरे लिए तो दंड था ऑफिशियली, लेकिन मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़कर भी वो ज्ञान मुझे नहीं मिलता। हालांकि किताबें मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं, आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा पढ़े हैं यकीनन, क्योंकि पत्रकार को टाइम कहाँ मिलता है, बहुत कम मिलता है टाइम।
और पत्रकार वाकई पढ़े लिखे कम होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने जब मुझे शंट किया जाता था बाहर दक्षिण के सूबों में तो मुझे बहुत आनंद आता था और मैं खूब घूमता था। कोई पूछने वाला अखबार में नहीं होता था कि आज खबर क्या दे रहे हो, क्योंकि उनको क्या परवाह है, अरे क्या तमिलनाडु में हो रहा है, शिवकाशी में, मदुरई में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान या भारत टाइम्स या किसी भी हिंदी के बड़े अखबार को दिल्ली में जो संपादक बैठा है उसे क्या मतलब है। तुम्हें एक औपचारिक, उन दिनों लोग भेजा करते थे, आजकल तो कोई भेजता भी नहीं। उन दिनों खूब पैसा खर्च करते थे न्यूज गैदरिंग पर। बड़े जो अखबार देश के हैं वो न्यूज गैदरिंग पर अपने रिपोर्टर्स को काफी भेजते थे। अब न्यूज गैदरिंग पर केवल तभी भेजा जाता है जब सरकार चाहती है। अब सरकार चाहती है कि देश भर में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय मणिपुर का, वहां कोई पत्रकार न जाए। लेकिन अगर वो चाहती है कि यरूशलेम चला जाए, तेल अवीव चला जाए, तो तुरंत चला जाता है। सारे के सारे चैनल आजकल आप देखेंगे कि सारे के सारे चैनलों के जो करेस्पॉन्डेंट हैं वो प्रेस का एक जैकेट लगाकर और पहुंच गए हैं इजराइल। गाजा के मामले का कवरेज जो है, यानी गजा में जो हॉस्पिटल पर अटैक हो चाहे कुछ भी हो, उसकी कवरेज तेल अवीव से कर रहे हैं, इजराइल के हमले से कर रहे हैं। लड़ाई हो रही है गजा में इलाके में, लेकिन वो कवर कर रहे हैं इजराइल के इलाके में बैठकर। अब ये सारे के सारे जो न्यूज गैदरिंग के लिए लोग भेजे गए हैं वो इसलिए भेजे गए हैं कि सरकार यही चाहती है कि लोगों को यही दिखाया जाए, ताकि भारत में क्या हो रहा है, स्थितियां यहाँ क्या बन रही हैं, हरियाणा में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, किसी को पता न चले। पता चले कि भैया इस समय दुनिया की और देश की और समाज की और इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है गजा और इजराइल के बीच जो कुछ हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि समस्या नहीं है, वाकई बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या इतनी बड़ी समस्या है कि शाम को 6 बजे से लेकर और रात के 10 बजे सबसे जो प्राइम टाइम है उसमें सिर्फ यही खबर दिखाई जाए और देश के बारे में कुछ भी ना दिखाया जाए। बहरहाल ये प्रकारांतर थोड़ा हो जाएगा, लेकिन चूंकि विषय आ गया दिमाग में इसलिए मैंने ये बात कही। तो दक्षिण जाकर जब मुझे जो एक ज्ञान प्राप्त हुआ वो ये कि वाकई वो समाज अलग है हमसे, एक ही मुल्क में रहता हुआ। और वहां कोई मंत्री आता है, अभी हमारे साथी ने कहा, किसी युवा साथी ने, कि एक मंत्री आए तो शिक्षा मंत्री थे केरल के, और वो अकेले गाड़ी में आए, अपनी गाड़ी संभवतः अपने से चला कर या चाहे जो भी ड्राइवर रहा हो, और अपने मंच पर आए, उन्होंने बात कही और धीरे से चले गए। तो ये जो राजनीतिक शालीनता है आखिर वो कहाँ से आई है और क्यों आई है? क्या इसका कोई डेमोक्रेसी से रिश्ता है? मैं एक बार, मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं एक बार डेनमार्क गया। डेनमार्क दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जो जहां पर डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। डेनमार्क में ये एक, जैसे हमारे यहाँ प्रसार भारती है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, उसमें प्रसार भारती के तहत आता है। वैसे ही डेनमार्क में डीआर है, उसका नाम है डेनमार्क रेडियो। तो चूंकि पहले रेडियो ही था इसलिए दूरदर्शन जो वहां का टेलीविजन है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर, वो भी डीआर में आता है, उसका भी नाम डीआर है। हम लोग नाम बदलते रहते हैं, शहरों का, गाँव का, कस्बों का, लेकिन वो लोग नहीं बदलते। वो अपनी अपनी बिल्डिंग्स भी नहीं बदलते हैं। उनकी जो पार्लियामेंट है बहुत पुरानी है, एक बार आग लग गई थी, उसको ठीक उन्होंने किया, रिनोवेट किया। लेकिन हम तो नई पार्लियामेंट बना लेते हैं जब चाहे तब। हम एक नई बिल्डिंग को गिरा करके दूसरा एक मंत्रालय का बिल्डिंग बना लेते हैं। आप दिल्ली जाइए, आपको पता चलेगा कि अनेक मंत्रालय ऐसे बन गए हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में थे और उनको गिरा करके फिर से बन गया। तो एनीवे, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि वो अपनी स्मृतियां, अपनी विरासत को सहेज कर रखते हैं और मरम्मत करते हैं, बेहतर ढंग से करते हैं, लेकिन वो बरकरार रखते हैं, क्योंकि हर एक चीज से स्मृतियां जुड़ी होती हैं और उन स्मृतियों से उनकी डेमोक्रेसी को ताकत मिलती है। आपने देखा होगा हाउस ऑफ कॉमन्स में, टेलीविजन पर तो आप देखते ही होंगे, पहले तो देखना मुश्किल था, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में जब बहस होती है, प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहा होता है वहां का, ब्रिटेन का, या अपोजिशन लीडर बोल रहा होता है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो मेंबर हैं वहां के पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ कॉमन्स के, वो खड़े होकर सुन रहे होते हैं और बड़े बड़े लोग खड़े होकर सुन रहे होते हैं। मेंबर क्यों? क्योंकि सीटें कम हो गई हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में और सदस्य बढ़ गए हैं। लेकिन उन्होंने तोड़ा नहीं अपनी बिल्डिंग को, उन्होंने बढ़ाया नहीं सीटें, लोग खड़े होकर सुन रहे हैं
और जैसे ही उनकी बारी आती है वो मंच पर जा करके और अपनी बात कहते हैं और फिर आकर चले बैठ जाते हैं। कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग है तो कोई यंग पार्लियामेंटेरियन खड़ा होकर कहता है आप यहाँ बैठ जाइए, तो इसकी एक कृषि है। तो मैंने ये देखा कि जो साउथ की बात मैं कर रहा था कि साउथ में जिन प्रदेशों में सामाजिक आर्थिक बदलाव एक स्तर तक हुए हैं, जहां सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ है, वहां की राजनीतिक संस्कृति बिगड़ है। और जहां डेमोक्रेसी तो आ गई है कागज पर, लेकिन मिजाज में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां चाहे आप जितनी आप आवाज निकाल रहे जनतंत्र की, दरअसल डेमोक्रेसी जो है वह केवल सुनने के लिए, दिखने के लिए और लिखने के लिए दिखाई देती है, वो मिजाज नहीं दिखाई देती। इसीलिए केरल का एक नेता, केरल की एक स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के दौरान शैलजा, वो जो काम कर रही थी वो बिल्कुल यूनिक था, बिल्कुल डिफरेंट था दूसरे प्रदेश के मंत्रियों के मुकाबले। उनका शिक्षा मंत्री जिसकी चर्चा कर रहे थे हमारे नौजवान साथी कि वो फंक्शन में आते हैं और पता भी नहीं चलता कि वो एक मंत्री हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी आ जाए तो पता चल जाएगा कि मंत्री ही नहीं है, न जाने क्या क्या है। तो ये जो फर्क है दरअसल वो मिजाज का है। डेनमार्क की बात मैं कर रहा था। डेनमार्क में मैं गया तो DR के करेस्पॉन्डेंट ने मुझसे कहा, डेनिश रेडियो के, कि भाई आप पार्लियामेंट के, इंडियन पार्लियामेंट के अपर हाउस के चैनल के एडिटर रहे हैं। मैं उन दिनों राज्यसभा टेलीविजन का एडिटर था, एग्जीक्यूटिव एडिटर, और कुछ ही दिन पहले मैंने रिजाइन किया था। उसी दरमियान गया तो उन्होंने कोपेनहेगन में कहा कि हम आपको पार्लियामेंट दिखाना चाहते हैं अपनी। मैंने कहा ये तो मेरी बहुत ही खुशकिस्मती है, चलिए दिखाइए। वो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट थे, वो सज्जन जो ले गए मुझे पार्लियामेंट में डेनमार्क की, और वहां पता चला कि उनके पास जो एक्रेडिटेशन कार्ड है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी भारत सरकार का एक्रेडिटेशन कार्ड अभी भी है। हालांकि सरकार ने तो न जाने क्या क्या बता दिया हम लोगों के बारे में, लेकिन अभी भी मेरे पास एक्रेडिटेशन कार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और पंजाब सरकार का भी कार्ड रहा है जब मैं पंजाब में था, और आतंकवाद के वो काफी काले दिन थे। बिहार सरकार का भी एक्रेडिटेशन कार्ड रहा है। पिछले 35 साल से भारत सरकार और राज्य सरकारों का मैं एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूँ, और शायद मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो समाज के सबाल्टर्न समूहों से आते हैं और संपादक के रूप में भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संपादक भी रहे। तो मैं उन लोगों में भी हूँ, लेकिन जो हालत आज है वो आप जानते हैं। तो उनके पास मान्यता कार्ड था भारत डेनमार्क सरकार का।